हेडलाइन साहब ने जाने बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए कड़ा इम्तिहान। वफाकी हुकूमत का पंजाब को 50% सूबाई हिस्सा देने से इनकार। मुतअद्दी बीमारियों के लिए पंजाब को फंड्स की किल्लत का सामना है। आपको अहम खबर से आगाह करें, टीबी, हेपेटाइटिस और एड्स के मरीजों के लिए कड़ा इम्तिहान। वफाकी हुकूमत का पंजाब को 50% सूबाई हिस्सा देने से इनकार। मुतअद्दी बीमारियों के पंजाब को फंड्स की किल्लत का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 4 अरब रुपए मालियत का प्रोग्राम था जो कि वफाकी हुकूमत ने भी इसकी बाकायदा अप्रूवल दी और ये ऐलान किया था कि प्लानिंग कमीशन पंजाब हुकूमत को बाकायदा इस प्रोग्राम के लिए फंडिंग करेगा। अब इसके लिए जब पंजाब हुकूमत ने अपना एक सूबाई हिस्सा वफाकी हुकूमत से मांगा कि टीबी कंट्रोल प्रोग्राम और दीगर जो मुतअद्दी बीमारियां हैं उन पर काबू पाने के लिए उसमें जो वैक्सीनेशन की जाती है उसके लिए फंड जो है उनको जारी किया जाए, तो वो बजट जो है वो वफाकी हुकूमत ने वो जारी करने से माजरत कर दी। और साथ ही अब इस पर क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था कि वफाकी हुकूमत जो है ये बजट देने से इनकार करी और पंजाब हुकूमत ने उस टाइप का बजट जो है वो इतना एलोकेट नहीं किया, तो इस पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया कि वफाकी हुकूमत ने तो इनकार कर दिया और इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए और मरीजों को अद्वियात की फराहमी और दीगर जो इनके बेशतर प्रोग्राम चल रहे हैं, वर्टिकल प्रोग्राम चल रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज के हवाले से, तो उसके लिए फंड जो है वो जरूरी है और ये फंड देना होगा। और इस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है वो फौरी तौर पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी बराए खजाना से रजू करे ताकि फौरी तौर पर ये फंड जो है उनको एलोकेट करके उनका अजरा हो सके और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है वो दिया जा सके। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने जो एक सूबाई हिस्सा देना था वफाक पंजाब को वो तो नहीं दिया, लेकिन अब पंजाब हुकूमत को अपनी मुश्किल है क्योंकि बजट इनको खुद से निकालना पड़ेगा और वो बजट अब महकमा सेहत को देख कर जो एक मुतअद्दी बीमारियों के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है उसको मुकम्मल करना पड़ेगा। जी ठीक है, इसको मुकम्मल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अली रामे तफसीलात से आगाह करने के लिए। साफ पानी की अदम फराहमी, नाकिस गजा का इस्तेमाल, मुल्तान के शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में गैस्ट्रो 245 मरीज रिपोर्ट हुए। नेशनल अस्पताल में गैस्ट्रो के 98 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 96 मरीज लाए गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 30 मरीज लाए गए। इसी पर मज़ीद बात करेंगे इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, बताएगा आदाद शुमार के मुताबिक। बिल्कुल जी, गुज़रते दिनों के साथ मुल्तान शहर में गैस्ट्रो के जो मरीज हैं उनकी भी जो है इजाफा होता जा रहा है। इनमें साफ पानी की अदम फराहमी और नाकिस गजा के इस्तेमाल के बाद शहरी जो है वो गैस्ट्रो में मुब्तला हो रहे हैं। बात करें साफ पानी की तो मुल्तान शहर के कई ऐसे इलाके हैं जिनके वाटर फिल्टर प्लांट जो है वो बंद पड़े हैं और इनमें सरकारी पानी जो आ रहा है वो भी पीने के जो है वो लायक नहीं है। काफी ज्यादा शिकायत आती हैं पानी की। तो अगर हम गुज़िश्ता 24 घंटों के हवाले से बात करें तो 245 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। निश्चित अस्पताल में 98 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 96, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी 30 मरीज लाए गए हैं और टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 21 मरीज लाए गए हैं। गैस्ट्रो से बचने के लिए जो डॉक्टर्स हैं इनकी जानिब से ही कहा जाता है कि खाने से पहले अपने हाथ जो है वो अच्छी तरह धोएं और इसके साथ साथ जो बाहर के तेज मसाले होते हैं जो कि आपके मैदे को इफेक्ट करते हैं वो ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ पीने का पानी जो है उसको भी जो है उबाल कर जो है इस्तेमाल करें ताकि उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाए। जी ठीक है इब्राहिम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मजीद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अलीम मेहदी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताएगा क्या वजह है गैस्ट्रो केसेस में कमी क्यों नहीं आ रही? जी, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया है। इसमें ये मैं बताता चलूँ कि महकमा हेल्थ जो है वो हर किस्म की वबात को निपटने के लिए तैयार रहता है। गैस्ट्रो के जो मरीज ज़्यादातर रिपोर्ट हो रहे हैं वो इस वजह से होते हैं कि जो मौसम की तब्दीली आती है तो इसमें जो गले सड़े फल होते हैं उसमें आलूदा पानी से लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। बच्चों को जो है वो बाजार की गंदी चीज़ें जो है खाने पे वो ले लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये गैस्ट्रो के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। और फिर इसमें इस खास तौर पे इस मौसम में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग पानी पीना कम करते हैं तो जिसकी वजह से जो है ये गैस्ट्रो की वबा भी ज़्यादा फैलती है। अच्छा सर, ये बताइएगा महकमा हेल्थ की जानिब से गैस्ट्रो की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे?
جی بالکل، اس میں ہم نے تمام ہسپتالوں کو جو ہے وہ ہدایات جاری کی ہوئی ہیں، اور ہر ہسپتال میں جو ہے وہ ہمارے جو ہے مخصوص بیڈ بھی ہم نے اس کے لیے تعین کیا ہوا ہے، اور ڈاکٹرز کو بھی خاص ہدایات کی گئی ہیں۔ دوائیوں کے سلسلے میں جہاں تک ہے، وہ دوائیاں بھی جو ہے ہمارے ہر ہسپتال میں ڈی ایچ کیو میں، ٹی ایچ کیو میں، آر ایس سی لیول پہ جو ہے وہ تمام ہیلتھ سینٹرز پہ ہماری دوائیاں بھی موجود ہیں گیسٹرو کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر علی مہدی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اسی کے ساتھ ابراہیم، آپ کا بھی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ملتان نے کر دیا شہریوں کو پریشان، صفائی کے بلند و بانگ دعوے شاہراہوں کے اطراف میں پڑے کچرے کی نظر ہو گئے۔ MWMC ناردرن بائی پاس کے کناروں پر کچرا پھینکا جانے لگا۔ اسی پر مزید بات کریں گے سہیب گرمانی سے۔ جی سہیب، بتائے گا علاقہ مکین کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، شہر اولیا میں جگہ جگہ کچرا کنڈیاں بن چکی ہیں، ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیے گئے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے۔ کوڑا کرکٹ جہاں دل کرتا ہے پھینک دیا جاتا ہے۔ ملتان شہر کے اندر، شہر بھر میں جہاں جہاں جگہ ملتی ہے کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ شہر کے بالکل اندر بھی کوڑا پھینکا جاتا ہے، اور یہاں پہ شہر کے باہر بات کریں کیونکہ یہ بھی کافی آبادی والا علاقہ ہے، اور بالکل ساتھ ہی ہمارے اوان ٹاؤن ہے۔ اوان چوک کے ساتھ یہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، اور اوان چوک سے لے کر ہیڈ محمد وال تک تقریباً کچھ 10-20 کلومیٹر جو ہے، تقریباً تمام کا تمام 10-20 کلومیٹر روڈ کے آس پاس کچرا ہی ہے، کیونکہ آبادی ہے اور مصروف ترین روڈ ہے یہ ہیڈ محمد والا روڈ۔ نادرن بائی پاس روڈ بھی کہتے ہیں اسے، کیونکہ نادرن جو بائی پاس ہے وہاں سے آ رہا ہے روڈ، اور ہیڈ محمد والے کی طرف سے ہوتا ہوا چوک اعظم، لیا اور تونسا کو ٹچ کر رہا ہے، تونسا کی طرف جا رہا ہے۔ تمام کی تمام آبادی جو ہے تونسا کی، لیا کی، وہ تمام ملتان آتے ہیں، اسی راستے سے آتے ہیں، اسی روڈ سے آتے ہیں، اور مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اسکول کے بچے جو ہیں یہاں سے جاتے ہیں، ساتھ آبادی اگر کیمرہ مین دکھائے مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ سہیب گرمانی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اس پر شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ ایسے کچرا جڑا نا شہر اٹھا کے اتھا آ کے سٹ دینے، وال آن کے لوگ ان کو بھا لا دینے، سارا دھواں پھیل ویندے، روڈ دے نظر کوئی شے نہیں آندی۔ ایک پاسے رکھا ونے نا، ایک پاسے میل گن، ایک پاسے کٹھا کر گن، یہ کوڑا کرکٹ ہے، مطلب ایک پاسے کٹھا کر گن، الگ کر گن۔ یہ کچرا پھینک رہے ہیں، یہ حکومت کا کام ہے، جہاں پہ یہ کچرا نہ پھینکوائیں، جہاں پہ روڈ کراس چل رہا ہے، جہاں بیماریاں، یہ دھواں جو ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ملتان میں گیس لوڈ شیڈنگ سے انڈسٹریز کو چلانے میں کاروباری شخصیات کو پریشانی کا سامنا ہے۔ آل پاکستان بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر سید عاصم کہتے ہیں کہ گیس لوڈ شیڈنگ سے کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے امجد ملک سے۔ جی امجد، بتائے گا۔ جی بالکل، ملتان کے اندر جو گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، جہاں پہ گھریلو صارفین اس سے پریشان ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریلسٹ ہیں، انڈسٹری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جہاں پہ گیس کا استعمال ہوتا ہے، ان کو بھی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کتنا کاروبار اس شارٹیج کی وجہ سے ہو رہا ہے، نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے، ہم بات کریں گے۔ سابق چیئرمین ہیں آل بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن کے سید عاصم شاہ صاحب، بتائیے گا کیا کہیں گے کہ جو گیس لوڈ شیڈنگ ہے اس وقت مسئلہ شدت اختیار کر رہا ہے، ہمیشہ سردیوں کے اندر اس کا مسئلہ آتا ہے، کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے؟ اس میں گورنمنٹ کی ایک مجرمانہ غفلت یہ ہے کہ انہوں نے RLNG کا وقت پر سودا نہیں کیا اور امپورٹ اس دفعہ نہیں کرے اور بہت کم کرے، جس کی وجہ سے اب جیسے موسم سرد ہوتا جا رہا ہے شارٹیج اور بڑھتی جا رہی ہے، اور جتنی بھی ہماری جو SMEs ہیں جن کے ڈائنگ یونٹس ہیں، اسپننگ یونٹس ہیں، اپنا ڈائنگ یونٹس ہو گئے یا دوسرے چھوٹے ویونگ یونٹس ہو گئے، اپنا سائزنگ یونٹس ہو گئے، ان کو گیس مکمل یہ بند رہے گی۔ ایکسپورٹر جو بڑے کمپوزٹ یونٹ ہیں ان کو یہ دیں گے پرائرٹی کے اوپر، لیکن جو نیچے کاٹیج انڈسٹری ہے جو سپورٹ کرتی ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کو، جب اس کو پوری کرٹیل ہوگی 2 مہینے کے لیے جنوری اور فروری میں، تو آپ کا لازمی ایکسپورٹ افیکٹ ہوگی۔ جو آپ 20-30% آپ نے اتنی محنت کے ساتھ آپ نے ایکسپورٹ بڑھائی ہے، جب گیس جو ایک بیسک را مٹیریل ہے ٹیکسٹائل میں، جب آپ وہ شارٹ ہوگا ہی نہیں، اور گھریلو تو اس سے علاوہ جو صنعتی کارکن ہیں وہ علیحدہ پریشان ہیں، ان کے گھر میں چولہا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ سید عاصم شاہ صاحب، اور ان کے مطابق جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے یقینی طور پہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ان کا جو کاروبار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، تو چاہیے کہ ہمیشہ کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، ملتان ریلوے اسٹیشن کی پارکنگ فیس بڑھانے کا
फैसला कर लिया गया है। पार्किंग फीस में कार मोटरसाइकिल की फीस में इजाफा किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन बताएगा। जी, मुल्तान रेलवे ने पार्किंग फीस बढ़ाने का अब हतमी फैसला किया है। इससे पहले रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा किया था और ये पार्किंग फीस उस ठेके के बाद फैसला किया गया है जिसकी कीमत में ठेके की जो लागत थी उसमें इजाफे के बाद ये तमाम शराइत लागू की गई थी। जो बिडर्स थे कि उन्हें इस जो कीमत में बचत नहीं हो रही है, जिसके बाद अब फैसला किया गया रेलवे में जो पर्ची थी उसमें अब पार्किंग फीस में इजाफे के बाद उसको बढ़ाया जाएगा। जो 10 रुपए की पर्ची थी, जैसे साइकिल आने वाले साइकिलों के लिए वो 12 रुपए की होगी और इसी तरीके से जो पर्ची मोटरसाइकिल की थी वो 20 रुपए से 22 रुपए की होगी। इसी तरीके से कार की जो पर्ची थी वो 30 से 35 रुपए करने का फैसला किया गया है। रिक्शा जो हजरात होंगे, रिक्शा जो स्टेशन के अंदर आएंगे उनकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, उसके ऊपर ये ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर में तजावुजात के खात्मे का कोई हल ना निकाला जा सका। प्रेस क्लब फिराजबाग के अतराफ में भी रेहड़ी बानों और रिक्शा माफिया ने कब्जा कर लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में बढ़ती हुई तजावुजात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ तो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, इस हवाले से शहरी परेशान है। अब सूरत हाल ये है कि मुजफ्फरगढ़ शहर का गुंजानाबाद इलाके, फियाज पार्क और मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब, इसके अतराफ में भी रिक्शा माफिया और रेडी बानों ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि मुतअद्दिद बार कारपोरेशन को दरख्वास्त भी दे चुकी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या क्या मसाइल बढ़ते जा रहे हैं तजावुजात की वजह से? अब तो प्रेस क्लब भी इसके नरगे में आ गया है। जी, जब सड़कें बनी हैं तो उसके साथ फुटपाथ भी बनाए गए, लेकिन वो फुटपाथ बनाए गए थे उन लोगों के लिए जो कि पैदल चलते हैं, मगर वहाँ पर अब कब्जा माफिया ने अपने कदम जमा लिए हैं। स्पेशली जो रिक्शे वाले हैं उन लोगों ने अपने स्टैंड खुद ही बना लिए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, जो ज़िले हुकूमत की तरफ से स्टैंड दिए गए हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता और जो बाजार हैं उनमें तो पैदल चलना नामुमकिन है। स्पेशली स्कूल की जब छुट्टी होती है और बच्चियों के लिए पैदल चलना नामुमकिन हो गया है। वालिदैन इस हवाले से बहुत टेंशन का शिकार है, परेशानी के शिकार हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन नाजायज तजावुजात के खिलाफ एक्शन ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बढ़ती हुई महंगाई में किसानों के लिए एक और बुरी खबर है। फसलों की काश्त के लिए बीज भी सस्ता नहीं मिलेगा। माली मुआवनत बंद होने से रिसर्च सेंटर बोली के जरिए बीज फरोख्त करेंगे। ज्यादा बोली देने वाली सीड कंपनी ही बीज फरोख्त कर सकेगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, बढ़ती हुई महंगाई में किसानों के लिए एक और बुरी खबर है। फसलों की काश्त के लिए बीज भी सस्ता नहीं मिलेगा। माली मुआवनत बंद होने से रिसर्च सेंटर बोली के जरिए बीज फरोख्त करेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सदीक से। जी बताइएगा। किसानों को अब क्या सस्ता बीज मिल सकेगा? ये एक सवालिया निशान पैदा हो गया क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट अपनी प्रोडक्ट को नीलामी के जरिए फरोख्त करेंगे। वकास माजिद जो नायब सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे साथ मौजूद है। वकास माजिद साहब, बीज किसानों को महंगा मिलेगा तो फसल भी महंगी होगी, तो कैसे आप समझती हैं कि जो एक ऑप्शन किया जा रहा है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने बीज की ऑक्शन करके उसको फरोख्त करेंगे, तो क्या इससे सस्ता बीज होगा या इसकी बीज महंगा होगा? देखिए, इसमें इस तरह है कि पहले जो प्रोसीजर चल रहा है वो ये है कि प्री बेसिक सीड जो है वो तमाम कंपनीज के लिए मुहैया किया जाता है रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब ये होने जा रहा है कि मतलब अब से ये अदारों को जो क्योंकि पैसे नहीं मिल रही हुकूमत की तरफ से, तो अदारों ने अपने इंस्टीट्यूट को खुद चलाने के लिए उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि जी हम जितनी भी नई वैरायटीज़ आएंगी अब उसकी ऑक्शन करेंगे। ऑक्शन का जो मसला है उससे ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो ये कि वो जो नई वैरायटीज़ हैं वो किसी एक या दो कंपनीज़ के पास आ जाएंगी और उससे होगा ये कि जी मुंह मांगे दाम पे ऑक्शन होगी और मुंह मांगे दामों पे आगे वो सेल होगा। जब एक चीज़ सब पूरी सीड कंपनी, पूरी सीड एसोसिएशन के पास नहीं होगी तो वो सीड जो है वो ऑब्वियसली फार्मर को महंगा मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफरा करने के लिए। रंगपुर में 5 साल के जायद अरसे से चनाब रोड टूट फूट का शिकार है। रोड की खस्ता हाली के बाद शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे राना परवेज अख्तर से। जी बताइएगा।
बिल्कुल 5 साल से ज़ायद का सा गुजर चुका है। चनाब रोड की हालत जो है वो नहायत ही खस्ता है। रोड जो है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। किनारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ज़्यादातर आबादी जो है वो दरिया चनाब की दूसरी साइड पर है। किसानों को ज़रूरी अजनास के लिए रंगपुर आना पड़ता है, तो रोड की अबतर हालत की वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इलाज मालजे के घर से आने वाले मरीजों को RIC में जो है वो मुंतकिल करने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बात करने के लिए मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। सर बताइएगा कि 5 साल से ज़ायद कर्स हो गया, हालत रोड की मुकम्मल तौर पर ख़राब है, क्या कहें? जी जी, इस पर जो ना 5 साल हो गए हैं, इस रोड को बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये अपना पहले जो था रोड बिल्कुल सही था, बाद में ये रोड जो अपना सैलाब की वजह से, कोई बारिशों की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और किसानों को बहुत तकलीफ़ होती है आने जाने में। और जो पार से आते हैं लोग अपना मरीज़ लेके, उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है और काफ़ी इलाका इस रोड को क्रॉस करने में जो है अपना इस्तेमाल करता है। हमारा भी रकबा जो है ना इस रोड के साथ है, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। लिहाजा हमारी अपील है कि इस रोड को दोबारा तमीर किया जाए। जी, जैसे कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि ज़्यादातर बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगे। जतोई में ऑयल टैंकर को हादसा, टैंकर उलटने से 22,000 लीटर डीजल बहने लगा। रेस्क्यू और पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। डीजल की मुंतकली का अमल जारी है। जतोई में ऑयल टैंकर को हादसा, टैंकर उलटने से 22,000 लीटर डीजल बहने लगा। रेस्क्यू और पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। डीजल की मुंतकली का अमल जारी है। क्रिसमस की खुशियां होंगी दुबाला। पंजाब हुकूमत का मसीही बरादरी के लिए एहसन इकदाम। मसीही बरादरी के मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह और पेंशन जारी करने का फैसला कर लिया गया। MD MWMC का मुलाजमीन को 20 दिसंबर तक तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दे दिया गया। आपको अच्छी खबर से आगाह करें, क्रिसमस की खुशियां होंगी दुबाला। पंजाब हुकूमत का मसीही बरादरी के लिए एहसन इकदाम। मसीही बरादरी के मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह और पेंशन जारी करने का फैसला कर लिया गया। मैप्को से दर्जा चहारम के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। कासिद अमला नए साल से 2 गुना अलाउंस वसूल करेगा। मैप्को ने नए अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुलाजमीन को अब 450 के बजाय 900 रुपए माहाना अलाउंस मिलेगा। आपको अच्छी खबर से आगाह करें, मैप्को से दर्जा चहारम के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। कासिद अमला नए साल से 2 गुना अलाउंस वसूल करेगा। मैप्को ने नए अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुलाजमीन को अब 450 के बजाय 900 रुपए माहाना अलाउंस मिलेगा। क्रिसमस की खुशियां होंगी दुबाला। पंजाब हुकूमत का मसीही बरादरी के लिए ऐसे इकदाम है। मसीही बरादरी के मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह और पेंशन जारी करने का फैसला कर लिया गया। MD MWMC का मुलाजमीन को 20 दिसंबर तक तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दे दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे बिलाल न्याजी से। जी बिलाल, बताएगा। इस हवाले से क्रिसमस के हवाले से हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तमाम मसीही जो बरादरी के मुलाजमीन हैं सरकारी, उनको एडवांस तनख्वाहें और पेंशन देने का फैसला किया गया। और इस हवाले से MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अहकाम जारी किए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को कि 20 दिसंबर तक जितने भी मसीही बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले एम्प्लॉइज हैं उनको जो तनख्वाहें हैं, उनको जो पेंशन है वो इस हवाले से जारी कर दी जाए। उसके साथ साथ MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तमाम चर्चेज और उसके अलावा जो जितने भी रूट हैं उनकी सफाई करने के भी अहकाम जारी किए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर ओलिया को साफ सुथरा बनाने के लिए स्मार्ट प्लान पर अमल दरामद कर लिया गया। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने वर्कर्स को टास्क दे दिया। सैदावाला बाईपास से BZU रूट साफ करने का टास्क दे दिया गया। कंपनी वर्कर्स का स्पेशल स्क्वाड सफाई ऑपरेशन में मसरूफ है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि शहर ओलिया को साफ सुथरा बनाने के लिए स्मार्ट प्लान पर अमल दरामद कर लिया गया। अब दुकानों पर काम करने वाले बच्चे भी सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करेंगे। मुल्तान शहर में 11 स्कूल्स को आफ्टरनून स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आफ्टरनून स्कूल प्रोजेक्ट के तहत मुल्तान सिटी में 11 स्कूल जो हैं आफ्टरनून बना दिए गए हैं सरकारी स्कूलों को, जिसमें 11 स्कूलों में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लासेस होंगी। मुल्तान सिटी के ये 11 स्कूल हैं। अगर स्कूल्स की बात की जाए तो एक स्कूल जो है रेलवे स्टेशन के पास जो सरकारी स्कूल था गवर्नमेंट का, उसको बनाया गया। इसी तरह जो जहांगीराबाद है उस स्कूल को भी आफ्टरनून स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। हाजीरपुर स्कूल को भी गवर्नमेंट हाजीरपुर स्कूल को भी आफ्टरनून स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। इसी तरह टिब्बेवाला, महमूद कोट और दीगर जगहों पे भी 4 जगहों पे भी स्कूल जो हैं सरकारी उनको आफ्टरनून स्कूल में कन्वर्ट किया गया है। अब ये जो आफ्टरनून स्कूल हैं इधर वो बच्चे तालीम हासिल करेंगे जो बच्चे बाहर काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो दिन में किसी भी मजबूरी के बायस तालीम हासिल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया तफ़्सीलात करने के लिए। मुल्तान में स्पेशल इम्तिहानात शुरू हो गए। नताइज से नाखुश तलबा दोबारा इम्तिहान दे रहे हैं। मुल्तान डिवीजन में स्पेशल इम्तिहानात के लिए 15 सेंटर बनाए गए हैं। 2250 तलबा और तालिबात स्पेशल इम्तिहानात दे रहे हैं। मुल्तान स्पेशल इम्तिहानात में भी प्रमोशन पॉलिसी लागू होगी। 4 मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। खानेवाल PP 206 के ज़िमनी इंतखाब की कैंपेन का आखिरी रोज़ है। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की डोर टू डोर कैंपेन जारी है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम बताएगा। 106 ज़िमनी इंतखाब में आज सियासी जमातों की जानिब से कैंपेन का सिलसिला जारी है और आज कैंपेन का आखिरी रोज़ है। आज रात 12 बजे कैंपेन जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर कैंपेन जारी है। खवातीन वर्कर जो हैं घर घर जाकर जो है खवातीन को शेर पर मोहर लगाने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं खवातीन विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं शकीला अहमद नवाज। इनसे हम जानेंगे जिताएगा खवातीन खासी पुरजोश हैं। आज कैंपेन का आखिरी दिन है, कितने का आप लोगों ने कैंपेन मुकम्मल कर ली और क्या देख रहे हैं? मैंने जो अब तक जजमेंट की है वो यही है कि लोग जो हैं अपनी महंगाई के हाथों इतना तंग हैं और इतने वो मसाइल में जकड़े हुए हैं, तो उन्होंने हमें यही यकीन दहानी की है कि हम इंशाल्लाह ताला 16 तारीख को शेर पे मोहर लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो हालात वाक़यात हैं जो इंशाल्लाह ताला सारा वोट शेर का निकलेगा और हमें बहुत बहुत बड़ी कामयाबी इंशाल्लाह नसीब होगी और हमारी ये अनथक मेहनत इंशाल्लाह राना सलीम की जीत की शक्ल में सामने आएगी और हम मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 17 तारीख को उनकी खिदमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 206 की सीट उनकी खिदमत में पेश करेंगे। सीट खिदमत में पेश करेंगे। आपने भी भरपूर कैंपेन की, आज आखिरी रोज है, क्या देख रहे हैं कैंपेन किस हद तक मुकम्मल कर पाए? सर कैंपेन के दौरान हमें ये देखने में आया है कि हमने अगर 10 घरों में कैंपेन की है ना तो 9 घरों में से हमें नून का ही सपोर्टर मिले हैं और वो यकीन माने कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम सुनते ही कहते हैं कि आप अंदर आए, चाय पिए, आप बैठें और खुदा का वास्ता है हम आपको इस बात से बड़े खुश हैं कि भी आप नून लीग की तरफ से आए हैं। तो आपको हम इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे नवाज शरीफ को वापस लेके आएं ताकि हमारे हालात सुधर जाएं। जी, नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। कैंपेन मुकम्मल हो चुकी है, आज आखिरी रोज है और खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुन। नून के कारकुन पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के इंतखाबात 8 जनवरी को होंगे। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मुल्तान चौधरी अतर अजीज की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं कि कागजात नामजदगी 20 दिसंबर को जमा करवाए जाएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे महर इमरान से। जी महर बताइएगा। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार के 2022 के होने वाले सालाना इंतखाबात के हवाले से। तो उस हवाले से पंजाब बार की जानिब से जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। 8 जो जनवरी को जो ये इलेक्शन मुनक्किद होने जा रहे हैं और उस हवाले से मुल्तान में जो इलेक्शन का बोर्ड है वो बना दिया गया है। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड चौधरी अतर अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। कागजात की जो तारीख है वो 20 दिसंबर मुकर्रर की है। 21 दिसंबर को उस पर एतराज़ात आ सकते हैं। 22 दिसंबर को अगर कोई अपने कागजात वापस लेना चाहता है तो वो वापस ले लेगा और 23 दिसंबर को हतमी लिस्ट शाम 3 बजे लगा दी जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 8 जनवरी को 2022 बरोज़ हफ्ता इलेक्शन होगा। सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक और 12:30 से 1:30 के दरमियान 1 घंटे का वक्फा बराए
लंच और नमाज। प्रैक्टिसिंग वकला को इलेक्शन के हवाले से इस दफ़ा रूल में तब्दीली कर दी गई थी। अब इसके मुताबिक ये है कि सदर की प्रैक्टिस के लिए 10 साल की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, जनरल सेक्रेटरी 7 साल और बाकी कुछ 5 और एग्जेक्टिव 3 साल की प्रैक्टिस होना लाजमी है। तो प्रैक्टिस करने वाले वकला हैं, सिर्फ वो ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसके लिए जो पूरा एक शरायत और जवाब जो है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। थाना जतोई की हदूद जोगीवाला चौक में इंसानियत सोज वाकया, मुखालिफिन ने अपनी ही अदालत लगा ली। अलादाद नामी शख्स पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। मुल्जिमान का शहरी पर लातों, घूंसों और जूतों से तशद्दुद किया गया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि थाना जतोई की हदूद जोगीवाला चौक में इंसानियत सोज वाकया। इसी पर मजीद बात करेंगे राना इमरान से। जी राना इमरान, बताएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया थाना जतोई के हदूद जोगीवाला में पेश है, जहाँ पर अहमद यार नामी शख्स ने अब्दुल खालिक के साथ मिलकर जो है अलादाद पर शदीद तशद्दुद किया है। उसको लातों और घूंसों से जो है तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं। इस हवाले से जो है दिलचस्प जो है इंकशाफात सामने आए हैं। जो मुल्ज़मान है उनका मौक़िफ़ सामने आया कि अहमद यार नामी शख्स की जो 2 बीवियाँ हैं उनको जो मुबैना तौर पर अल्लाह ने बरगला कर जो है उन्हें अपने साथ ले गया और उनको जो है अगवा कर लिया है। अल्लाह नामी शख्स ने जो है अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी, जिसकी शादी जो है अहमद यार से हुई थी, और उसके बाद जो अल्लाह का दोबारा अपनी बीवी से राब्ता हुआ। जब उसको मिलने गया तो उसने जो है अल्लाह की जो दोनों बीवियां थी, जो उसकी साबका बीवी और जो मौजूदा बीवी थी, उसको दोनों को लेकर वो भाग गया, जिस पर जो है अहमद यार को जो है रंजिश थी। कल जो है उन्होंने अदालत में इस हवाले से दरख्वास्त दायर की और इसकी जो इंक्वायरी भी जारी थी। इस रंजिश में जो है अल्लाह को अहमद यार ने अपने साथियों के हमरा जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस इस बारे इंक्वायरी कर रही है। सचो जतोई जहर खान लगारी का कहना है कि अभी तहकीकात जारी हैं, जो जल्द जो है हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। जी तहकीकात जारी हैं। बहुत शुक्रिया राना इमरान तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान के लाखों अफराद कानून शिकन निकले। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 4,92,000 मुल्तानियों का चालान किया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे यासिर मजीद से। जी यासिर, बताएगा। जी, साल 2021 के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों की तमाम तफसीलात जो है वो रूही ने हासिल कर ली हैं। रवां साल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में 4,92,000 से ज़ायद चालान किए गए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 14 करोड़ 59 लाख रुपए के जुर्माने जो हैं वो शहरियों को किए गए हैं। इस दौरान 6,000 के करीब गाड़ियों को थाने में बंद किया गया है, जो मुख्तलिफ जो ट्रैफिक कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस पाई गई थी। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक रवां साल के दौरान 39 ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख किए गए हैं, जबकि 20 रूट परमिट भी कैंसिल किए गए हैं। रवां साल ही ट्रैफिक पुलिस के जानिब से जो काले शीशे वाली गाड़ियां हैं, जिन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है, तकरीबन 9,000 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि ओवर स्पीड पर तकरीबन 6,400 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रवां एक साल के दौरान जो मुख्तलिफ इलाकों में वन व्हीलिंग की शिकायत मसूल हुई, उस पर 50 मुकदमात भी मुख्तलिफ थानों में दर्ज कराए गए हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पुलिस वाले चालान करते हैं वो ठीक होते हैं, क्योंकि हम ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, लाइसेंस नहीं रखते, जिसकी वजह से ये चालान करने पड़ते हैं। आईडी वगैरह पूछते हैं, ज़्यादा लाइसेंस पूछते हैं। आपकी ये चीज़ खराब है, ये खराब है, इशारा नहीं है, कोई ना कोई इतराज़ लगा के ना ये कर देते हैं। हमारी दूसरी बात नहीं सुनते, हालांकि हमारे पास डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं। बाज़ कहते हैं जी आपका इशारा टूटा हुआ है, हालांकि वो गलती से मिसाल के तौर पर पीछे टूटा हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन वो फिर भी हमें कहते हैं कि जी नहीं जी चालान होगा आपका। ट्रैफिक चालान हमारा तो आज तक हुआ नहीं कि हम वायलेशन करते नहीं हैं। जो लोग करते हैं उनका होना चाहिए और ज़रूरी है। पता क्या है, ये वाटर नाले सैकड़ों चालान भी काटते हैं, फिर भी नहीं रचते। कोई ऐसी हुकूमत है। वायलेशन वालों के तो जरूर चालान करें, उनको जो कुछ करना चाहते हैं करें, लेकिन जो काम पे जा रहे हैं, जरूरत के लिए कहीं जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उनको ऐसे बिला वजह ना रोकें और उनको तंग ना करें। छोड़ देते हैं, कभी नहीं छोड़ते वो। इस पर सीटीओ मुल्तान का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुहिम तो हुआ जब टारगेट हम दे दें कि आपने ऐसा करना है, टारगेट वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये जरूर कहा जाता है कि मूविंग वायलेशन पे आप चालान करें।
चलान करने का मकसद ये कोई रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, हम रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी हम नहीं है। लेकिन क्योंकि जब हम चालान करते हैं तो गवर्नमेंट ने उसका एक रखा है जुर्माना, जब वो जुर्माना इकट्ठा होता है तो वो बैंक में भी लाजमी जाता है, क्योंकि हमारे पास तो आता नहीं है। जब वो वहाँ जाता तो ऐसे लगता है जैसे हम रेवेन्यू जनरेटिंग कोई एजेंसी बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, जिन मुल्कों की मिसाल देते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक की कि वहाँ देखें कानून की पासदारी देखें, ट्रैफिक सिस्टम देखें, तो मैं बिल्कुल आपसे दावे से कहता हूँ, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि जिनकी मिसाल दी जाती है रूल्स भी उसी तरह इंप्लीमेंट किए जाए यहाँ पे, फिर आप देखें कि हम कैसे सीधे होते हैं। मैं बिल्कुल आपको एक ऑनेस्ट और ब्लंट बात कर रहा हूँ। वहाँ जो जुर्माना है वो हमारे इन चंद 100, 200 और 400 और 500 या 1000 का नहीं है, वो डॉलर्स में होता है। पाकिस्तानी अगर हम करते जाओ थाउजेंड्स में और मे बी समटाइम्स लाखों में वो जुर्माना बनता है। वो भी कोई रेवेन्यू जनरेटिंग वो अथॉरिटीज नहीं है, पुलिस है वो भी। रहीम यार खान मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। रहीम यार खान में थाना बी डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बदनाम जमाना मनशियात फरोश कारिंदों समेत गिरफ्तार। कार्रवाई में 7 किलो 510 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, रहीम यार खान में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। लियाकतपुर में अमीनाबाद बॉयज कॉलेज बनने का मामला। जोहंग बिलावल में सरकारी जमीन होने के बावजूद पटवारी ने कॉलेज के लिए प्राइवेट जमीन की निशानदही कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे हसन महमूद से। जी हसन, बताइएगा। जी, झोंग बिलावल पे मैं मौजूद हूँ। झोंग बिलावल की जो महार बरादरी है ये इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका बताना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से झोंग बिलावल पे गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज दिया गया है जो इनकी जमीन पे बनाया जाना है। इनकी तरफ से ये बताना है कि सरकारी यहाँ पे अराजी भी मौजूद है। यहाँ के नंबरदार हमारे साथ मौजूद है, मुजाहिरीन में शरीक है। इन्हीं से जानते हैं कि ये बताइएगा कितनी सरकारी अराजी है और आप लोगों की कितनी अराजी है? हमारी जो है 42 कनाल है, जो 38 कनाल लेना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं बचता हमारे पास। बाकी जो है गवर्नमेंट की जो है वो भी सड़क के करीब है, 55 कनाल एक है और 45 कनाल और एक है, जो वहाँ कॉलेज नहीं बनाना चाहते, हमें जबरदस्ती हमारी जमीन में बनाना चाहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि जो जमीन पड़ी हुई है सरकारी वो भी सड़क के करीब है, वहीं कॉलेज बनाया जाए। जी, वहीं कॉलेज बनाया जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा आप जैसे कि बता रहे हैं कि आप लोगों की जो जमीन है उस पे कॉलेज बनाना चाहते हैं, वैल्यू क्या है? आपको क्या वैल्यू, क्या पैसे देना चाह रही है गवर्नमेंट? हमें गवर्नमेंट जो है वो एक हमारी रकबे की तो वैल्यू तो है करोड़ रुपए की है एकड़ की, जो सड़क के भी करीब भी है, हमारे घरों का भी मसला है, वो देना चाहती है कम से कम। जो जबरदस्ती भी लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। हमारे रकबे की यहाँ तो वैल्यू है ना, चौक है और सड़कें भी लगती हैं और हमारे बच्चे भी वहीं घर बनाएंगे, हम दूसरों के घर तो नहीं। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही बताना है कि तफसीलात से आगाह करने के लिए आपको अहम खबर दें। वफाकी हुकूमत का बिजली के सार्फिन के खिलाफ बड़ा फैसला। जायद कनेक्शन लेने वालों के इजाफी कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकामात। कवानीन के बरक्स लगने वाले मीटर्स को मुनक़ता करने का हुक्म। लाखों सार्फिन ने घरों पर एक से जायद कनेक्शन ले रखे हैं। सार्फिन ने बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से कनेक्शन लिए हैं। बिजली की कीमतों में इजाफे से बचने के लिए जायद कनेक्शन हासिल किए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वफाकी हुकूमत का बिजली के सार्फिन के खिलाफ बड़ा फैसला। जायद कनेक्शन लेने वालों के इजाफे कनेक्शन मुनक़ता करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन के खिलाफ फैसला है कि वो सार्फिन जिन्होंने एक से ज़ायद कनेक्शन हासिल कर रखे हैं तो उनको मुनक़ता किया जाए और एक फहरिस्त मुरतब की जाए और वो पावर डिवीजन को हस्ताल की जाए। इसमें मरासला में ये भी कहा गया है कि लाखों ऐसे सार्फिन हैं जिनके कवानीन के बरक्स या खिलाफ ज़ाब्ता कनेक्शन लगाए गए और वो ऑफिसर या ऑफिशियल जिन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता कनेक्शन लगाए हैं तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि बिजली के सार्फिन ने इजाफी कनेक्शन इसलिए लगवा रखे हैं कि एक तो स्लैब रेट जो है ब्रेक होता है और बिजली का बिल कम हो जाता है, दूसरी जानिब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जब चार्ज होती है तो कम यूनिट की बुनियाद पर वो भी कम होती है। तमाम कवानीन की अगर बात की जाए तो SOPs के मुताबिक वो घर जहाँ पे गैस का दूसरा मीटर हो, अलहदा एंट्री हो और अलहदा वायरिंग हो, वहाँ पर कनेक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन जहाँ ताल्लुकात की बुनियाद पर इजाफी कनेक्शन दिए गए ताकि बिजली का बिल कम हो सके तो विभाग ने यह फैसला किया है कि वो तमाम कनेक्शन मुनक़ता किए जाएं। तमाम कनेक्शन मुनक़ता किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
डेरा गाजी खान के नए कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने अपने ओहदे का चार्ज लेकर काम का आगाज कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे रजा मलिक से। जी रजा, बताइएगा। बिल्कुल, डेरा गाजी खान के नए कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने अपने ओहदे का चार्ज ले लिया है। इससे कभी भी वो साउथ पंजाब में बतौर सेक्रेटरी हाउसिंग जो है वो सर्व कर चुके हैं। इस हवाले से डेरा गाजी खान डिवीजन में और बिलखसूस कोहे सुलेमान में जो तरक्याती काम जारी हैं उसकी रफ्तार से भी आगाह हैं कि क्या सूरत हाल है, और अब बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का चार्ज लेकर शहर का विजिट भी कर चुके हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द डीजी खान सर। और किस तरीके से जो है आप शहर को देख रहे हैं और यहाँ तरजीहात क्या होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज ही डेरा गाजी खान डिवीजन का बतौर कमिश्नर चार्ज लिया है और आज सुबह मैंने कोई 9 डिफरेंट दफातर जो हैं उनको सुबह 9 बजे चेक किया है। तो यहाँ इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। दफ्तरों में वो उतना अच्छा कल्चर नहीं है कि मोस्टली लोग गायब थे, वहाँ पे पता ही नहीं था। दफ्तरों में सफाई सुथराई का भी मयार ठीक नहीं था। इसी तरह मैंने ट्रामा सेंटर देखा है और भी कई सारी जगह आज सुबह देखी हैं। तो मेरा ये फोकस है कि डीजी खां शहर बिलखसूस इसमें सफाई सुथराई, सीवरेज, बाकी इसमें जो सिविक एमिनिटीज़ हैं उनको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। और सबसे बड़ा मेरा फोकस जो है वो डेवलपमेंट पे है कि डेवलपमेंट पूरी इस डिवीजन में जो पोर्टफोलियो पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया है और जो बजट जो स्कीमें यहाँ पे दी गई हैं उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो और वो बर वक्त मुकम्मल हो। उसमें रोड्स, बिल्डिंग्स और बाकी हाउसिंग डिपार्टमेंट की, सीवरेज की, पूरी डिवीजन में जो स्कीमें हैं उनके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है कि उनको जितनी जल्दी हो बेहतर और अच्छे मयार से मुकम्मल करें। डेरा गाजी खान डेरा गाजी खान डिवीजन में मेरा एक और भी फोकस है कि यहाँ पे एक जिस तरह लाहौर जिमखाना क्लब है उस लेवल का क्लब यहाँ के लोगों को दिया जाए। क्लब दिया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डेरा गाजी खान में डॉल्फिन फोर्स हैदर स्क्वाड में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन को डीपीओ की जानिब से शाबाश दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। खान में डॉल्फिन स्क्वाड और खसूस तौर के ऊपर हैडर स्क्वाड जो डीपीओ डीजी खान की जानिब से मुतारफ़ कराया गया है, उनकी जानिब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से और खसूस तौर के ऊपर शहर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जो डॉल्फिन है और हैदर स्क्वाड है उनकी कारकर्दगी बेहतर जारी है। इस हवाले से डीपीओ डीजी खान की जानिब से डॉल्फिन स्क्वाड और हैदर स्क्वाड को बाकायदा तौर के ऊपर तारीफी इसनाद और नकद इनामात से भी नवाजा गया है। बात करते हैं डीपीओ डीजी खान से। सर, जब से आप आए हैं, अपॉइंट हुए हैं, जो भी पुलिस मुलाजिम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन भी दे रहे हैं, साथ साथ उनको तारीफी सर्टिफिकेट जो है वो भी दिए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जो बेहतर कारकर्दगी करेगा तो उनके लिए क्या क्या इनामात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये जो हैदर स्क्वाड है और डॉल्फिन स्क्वाड है इनकी इनकरेजमेंट की है और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम ये कर रहे हैं और तकरीबन डेली की बुनियादों पे जो है कल भी जिस तरह भी जिनको इनामात दिए हैं इन्होंने लाइव 2 गैंग पकड़े हैं दौरान वारदात। ये मौके पे पहुंचे हैं, मौके पे पहुंच के इन्होंने मुकाबला करके इन्होंने 2 गैंग गिरफ्तार किए हैं। इनको इस हवाले से बुलाया, इनको शाबाश दी है, इनकी इनकरेज इनको किया है ताकि इनको देखते हुए दूसरे लोग भी, उनको जो दूसरे स्क्वाड के जो दूसरे मेंबरान हैं उनको भी पता चले कि अच्छा काम करेंगे तो इनको जो है वो इनाम भी दिया जाएगा। जहाँ हम इतनी सज़ाएँ देते हैं और छोटी छोटी बात पे हम सज़ा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो कांस्टेबल हैं जो इस सर्दी में जो है वो दिन रात गश्त कर रहे हैं तो उनको इनकरेज करना चाहिए और बिल्कुल हम उनको इनकरेज करेगा पुलिस डिपार्टमेंट और हम इनको जो है इनामात भी देंगे और इंशाल्लाह ताला ये बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस मुलाजमीन को इनामात से भी नवाजा जाएगा। डीपीओ डीजी खान की तरफ से जो डॉल्फिन स्क्वाड है और हैदर स्क्वाड है इनमें बाकायदा तौर के ऊपर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।